हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2020 के समय जो चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था वो कौन से एक्ट के थ्रू, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा उनको बैन किया गया था। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे यहाँ पे एक एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का ये एक्ट है। इस एक्ट का यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 69A। जो सेक्शन 69A है, इसी 69A के थ्रू यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चाइनीज ऐप्स को यहाँ पे बैन किया गया था, जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक साइबर सिक्योरिटी के रूप में एक थ्रेट माना था उन्हें। स्टूडेंट, सेक्शन 69A के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारा जो कंटेंट है उसे रिमूव किया जा सकता है। बेसिकली आप देखिए, जो हमारे यहाँ पे ट्विटर है, जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारा जो कंटेंट है गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे रिमूव किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, इसी एक्ट का यहाँ पे एक सेक्शन और है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन, सेक्शन 66A। सेक्शन 66A को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है अंडर द सीरिया सिंगल केस। जो सीरिया सिंगल केस आया था 2015 के समय में, तो सीरिया सिंगल केस के अंदर में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पे इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है। सेक्शन 66A के थ्रू यहाँ पे जो पुलिस हैं, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा किसी भी पर्सन को अगर कोई भी ऑफेंसिव वहाँ पे कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट किया है या कोई भी ऐसा कंटेंट है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। 66A का यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। अभी रिसेंटली भी ये जो सेक्शन है वो न्यूज़ के अंदर में था। न्यूज़ के अंदर इस वजह से था कि काफ़ी सारी जो अरेस्ट हैं, स्टिल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस सेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के बाद भी सेक्शन 66A के थ्रू काफ़ी सारी जो अरेस्ट हैं वो हमको देखने के लिए मिली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑब्जर्व किया कि अगर कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है तो वो बाइंडिंग है, ग्रास रूट लेवल तक उसको फॉलो करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन लिया गया इस सेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के बाद भी काफ़ी सारी जगह इस एक्ट के थ्रू काफ़ी सारे जो अरेस्ट है वो देखने के लिए मिले थे। तो 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गाइडलाइन दी थी कि जल्द से जल्द उन लोगों को रिमूव किया जाए, उन लोगों को वहाँ कस्टडी से छोड़ दिया जाए, क्योंकि बेसिकली 66A को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये सेक्शन 69A है जिसके थ्रू गवर्नमेंट कंटेंट को रिमूव कर सकती है। तो ये बेसिकली एक मिनिस्ट्री है, मीटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है, उसी मिनिस्ट्री के अंडर में ये गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो प्रीवियस लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसका डिस्कशन था। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसको। तो पहला जो टॉपिक है वो परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के बारे में है। स्टूडेंट्स, हमें रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो 21 हमारे जो परमवीर अवॉर्डी हैं, जो रेसिपिएंट्स हैं, उनके नाम पे अंडमान एंड आइलैंड्स के अंदर काफ़ी सारे आइलैंड्स का जो नाम है उनके नाम पर किया गया है 21 आइलैंड्स का। स्टूडेंट्स, अंडमान के जो आइलैंड्स हैं उनका पहले भी रीनेम किया गया था, पहले भी उनका नाम है वो चेंज किया गया था। प्रेजेंट समय में रीनेम नहीं किया गया है। प्रेजेंट समय में उनका कुछ ऐसे अनआइडेंटिफाइड या अननेम्ड जो आइलैंड हुआ करते थे उनका नाम रखा गया है, जो हमारे परमवीर रेसिपिएंट्स हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स परमवीर चक्र अवॉर्डी और या दूसरे ये जो भी जो अवार्ड होते हैं उनके बारे में, तो ये बेसिकली जो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं ये दो बार दिए जाते हैं साल के अंदर में। 2 बार कब दिए जाते हैं? तो हमारा 15 अगस्त मीन्स द इंडिपेंडेंस डे, और जो 26 जनवरी है जो रिपब्लिक डे का जो दिन है, उस दिन 2 बार ये जो अवार्ड हैं वो अनाउंस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की अगर हम बात करें कि और कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जिसमें परमवीर चक्र है स्टूडेंट्स, अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है एंड शौर्य चक्र है। जो ये इनिशियल जो अवार्ड हैं परमवीर चक्र, अशोक चक्र एंड महावीर चक्र, ये अवार्ड बेसिकली 26 जनवरी 1950 के समय में अनाउंस किए गए थे। उस समय में इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया
जो दूसरे जो वर्ड हैं जैसे सूर्य चक्र है, ये सब 1954 या 52 का जो समय है उस समय में इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के द्वारा 2 बार इनको अनाउंस किया जाता है, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, उस समय में इनको अनाउंस किया जाता है। तो ये हमारा बेसिकली परमवीर चक्र के बारे में था, जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है हमारे कंट्री का। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है डार्क स्काई रिजर्व के बारे में। बेसिकली डार्क स्काई रिजर्व न्यूज़ के अंदर में क्यों था? अभी रिसेंटली द हिंदू के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि जो डार्क स्काई है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है। काफ़ी सारे जो मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर के जो स्टार्स हैं वो हमको ऑब्जर्व होते हैं डार्क स्काई के समय में। पर टू मच लाइट की वजह से ये पोल्यूशन जो क्रिएट हुआ है, लाइट पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द जो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हुई है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिफिशियल लाइट जो नाइट के समय होती है वो पीपल्स को ही नहीं, इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी यहाँ पे अफेक्ट करती है। वो किस तरीके से अफेक्ट करती है? आप देखिए कि जो बीच हैं, जो समुद्र का जो किनारा होता है, वहाँ पे जो टर्टल्स हैं वो सी से बाहर नहीं आ पाते हैं, वो जो किनारे पे नहीं आ पाते हैं नेस्टिंग के लिए। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि वहाँ पे जो लाइट होती है, हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट पे आपको पता होगा कि जो मास हैचिंग के लिए वो एरिया जाना जाता है, तो जिसके अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बीच है वहाँ पे गिहिर माथा, ये सो एरिया हैं, वहाँ पे जो लाइट है वो ऑफ कर दी जाती है जिस समय में जो टर्टल्स हैं वो समुद्र से बाहर आते हैं अपने मास हैचिंग के लिए। इसके अलावा ओलिव रिडली टर्टल्स हैं, वो भी काफ़ी न्यूज़ के अंदर होते हैं, आपने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे इनके बारे में। गिहिर माथा का जो बीच है, जो इलाका है हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे, जो अपने मास हैचिंग के लिए वो जाने जाते हैं, वो वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे जो बर्ड हैं जो फ्लाई करते हैं स्काई के अंदर में, उनके बारे में भी देखा गया है कि वो अपना जो जो उनका घोंसला है उसमें जब तक आराम नहीं करते हैं, जब तक या चले नहीं जाते हैं, जब तक कि स्काई के अंदर जो डार्कनेस है वो कम्प्लीटली ऑब्जर्व ना हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखा जाता है कि लाइट की वजह से उनको जो उनका जो लाइफ स्टाइल है, बेसिकली लाइफ स्टाइल ही है, उसके अंदर इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि नाइट के अंदर टू मच लाइट पोल्यूशन होने की वजह से, तो ये जो नाइट पोल्यूशन, नाइट के अंदर जो लाइट का जो पोल्यूशन होता है उसको किस तरीके से रोका जाए, उसी के लिए रिगार्डिंग में जो हमारा फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कोल्ड जो डेजर्ट है लद्दाख का, वहाँ पे इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है वो बन रहा है। हमारा 2022 का जो दिसंबर है उसमें कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, बना है, एग्जिस्टेंस में आया है। अभी कहाँ पे है? हैनले कोल्ड डेजर्ट हमने देखा, कोल्ड डेजर्ट के अंदर एक जगह है हैनले, उसके वहाँ पे इंडिया के और भी काफ़ी सारे जो ऑब्जर्वेटरी हैं वो सिचुएटेड हैं। उसी के अंदर ही है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, आप इसको इन्वायरमेंट में भी रीड करोगे। तो जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर सिचुएटेड है ये हैनली, और वहीं पे सिचुएटेड है हमारा डार्क स्काई रिजर्व। अभी ये स्टूडेंट्स, ये जो डार्क स्काई रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूट एग्जिस्टेंस में जो आया है वो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट लैंड के ऊपर आया है। पब्लिक प्राइवेट लैंड मीन्स पब्लिक लैंड है और कुछ प्राइवेट लैंड हैं, कुछ जो हाउस होल्ड हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। तो हाउस होल्ड्स को यहाँ पे किस तरीके से डील किया जाएगा, क्योंकि वो तो अपना जो पर्सनल वर्क है वो करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली डार्क स्काई रिजर्व से जो जब बनाया गया वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की जब बात की गई, तो वहाँ पे जो भी हाउस होल्ड सिचुएटेड हैं उनको एक तो काफ़ी जो डार्क जो कर्टन्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे वो अपना अगर घर के अंदर कोई एक्टिविटी भी करते हैं तो बाहर उनकी लाइट का इफेक्ट ना हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो उनको सजेस्ट किया गया है कि आप अपना जो लाइफ स्टाइल है इसी के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश कीजिए। सनसेट के साथ ही आप जो लाइट्स हैं उनका मिनिमम यूज़ कीजिए उनके बाद में। तो डार्क स्काई रिजर्व के थ्रू यहाँ पे स्काई है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ़ोटो भी शो की गई है कि जो डार्क स्काई है, तो आप देखिए एक मोनेस्ट्री के बारे में बताया गया है कि लद्दाख के अंदर एक मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री में देखिए कि जब लाइट आ रही थी, जब लाइट की जो सिचुएशन थी उस समय में काफ़ी सारे जो ब्राइट स्टार्स हैं वो काफ़ी कम दिखाई देते हैं हमें। काफ़ी जो दूर के स्टार हैं जैसे मिल्की वैक्सी जो गैलेक्सी है वो हमको नहीं ऑब्जर्व होगी।
बट आप जैसे ही जब लाइट यहाँ पे चली जाती है, पावर का फेलियर होता है, पावर का जो कट होता है, उसके बाद में आप देखिए कि काफ़ी सारे जो स्टार्स हैं वो हमको यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे, क्योंकि जो टू मच पोल्यूशन की वजह से हमारे काफ़ी सारे जो गैलेक्सी है या हमारे जो सोलार सिस्टम है उसके जो स्टार्स है उसका ऑब्जर्वेशन है रिड्यूस होता है टू मच लाइट की वजह से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मोनेस्ट्री की बात की गई है, हमारा जो लद्दाख, जो हमारा हिमाचल का जो एरिया है, हिमाचल प्रदेश है जिसमें स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, ये रीजन बेसिकली मोनेस्ट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और मोनेस्ट्री से रिलेटेड यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। अब यूपीएससी के द्वारा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 2014 के समय का क्वेश्चन है। यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे 3 मोनेस्ट्री दी गई हैं, उन मोनेस्ट्रीज का जो लोकेशन है उसको मैच करवाया गया है। बेसिकली क्वेश्चन इस तरीके से था, 1 ओनली, 1 एंड 3, 2 ओनली, इस तरीके से था। मैंने इसको लिटिल बिट यहाँ पे चेंज किया है आपके लिए, क्योंकि 2022 के समय में हमको मैच द कॉलम इस तरीके से देखने के लिए मिले थे कि करेक्ट कितने मैच हैं यहाँ पे, ये हमको बताना था। तो जो काफ़ी सारी मोनेस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। आप आर्ट एंड कल्चर का जब रीड करोगे आर्किटेक्चर, तो उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे मोनेस्ट्रीज के बारे में। तो स्टूडेंट या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को जब आप रीड करोगे, स्तूपा है, मोनेस्ट्री हैं, इन सब के बारे में। तवांग मोनेस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तो यहाँ पे हम मोनेस्ट्री की बात करें तो टैबो जो मोनेस्ट्री है ये स्पीति वैली है, जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे लोकेटेड है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एलची जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये लेह के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जो लहोसुआ जो टेम्पल है जो नाको के अंदर है, नाको की जो किन्नूर जगह कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में। किन्नूर जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। तो यहाँ पे 2 पेयर हैं वो करेक्टली मैच हैं। तो यूपीएससी के द्वारा जो मोनेस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये न्यूज़ में इस वजह से था कि मोनेस्ट्री का फ़ोटो दिखाया गया था। तो आपको मोनेस्ट्रीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए जब आप लद्दाख के रीजन को जब आप रीड करो, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को रीड करो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, लद्दाख का अभी रिसेंटली जो पहला जो जीआई टैग है वो मिला है। रक्त से कार्प एप्रीकोट है, उसको पहला जीआई टैग मिला है। तो उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए दिसंबर में हमने अपलोड किया था। डार्क स्काई रिजर्व से रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके उनको देख सकते हो। डार्क स्काई रिजर्व क्या है, रक्त से कार्प एप्रीकोट क्या है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था, तो रसिया और जो एस्टोनिया है उसके बेसिकली यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं उनका एक्सपेल के बारे में ये न्यूज़ के अंदर में था। ये हमारे वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड का जो पेज होता है द हिंदू के अंदर, वहाँ पे इनको मेंशन किया गया था। तो यहाँ आपको एक कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए, डिप्लोमेट से रिलेटेड, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से रिलेटेड, कि कोई भी डिप्लोमेट किसी कंट्री के अंदर होता है, कोई भी फॉरेन सर्विस का जो ऑफिसर होता है किसी भी कंट्री के अंदर, जब वो एज ए डिप्लोमेट होता है तो उसको यहाँ पे कुछ इम्यूनिटी मिलती हैं, जिसको बेसिकली कवर किया गया है वियना कन्वेंशन के अंदर में। कौन से कन्वेंशन के अंदर स्टूडेंट्स? वियना कन्वेंशन। अब ये वियना कन्वेंशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ जो बेसिकली इन्वायरमेंट के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंट के अंदर आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा? ओजोन लेयर से रिलेटेड, ओजोन लेयर से रिलेटेड वियना कन्वेंशन आता है। तो आपको वियना के बारे में पता होना चाहिए, वियना कन्वेंशन के बारे में, कि ये इन्वायरमेंट के अंदर भी है। वियना कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के लिए। जो डिप्लोमेटिक पर्सन जो होते हैं किसी भी एक कंट्री के अंदर में, उनको यहाँ पे इम्यूनिटी वो एंजॉय करते हैं, उनको कम्प्लीटली इम्यूनिटी होती है कि उनको जो लोकल लॉज हैं, जो लोकल कानून हैं, उनके थ्रू यहाँ पे कोर्ट के अंदर नहीं ले जाया जा सकता। इसके अंदर स्टूडेंट्स, कुलभूषण जो जाधव हैं, कुलभूषण जाधव का जो केस है, इंडियन जो पर्सन है जिनको पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना था कि इनका जो केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चला था। वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना था कि जो बेसिकली कुलभूषण जाधव का जो केस है उसके समय जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा यहाँ पे वियना कन्वेंशन का वायलेशन हुआ है। तो आपको यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कब वो कॉन्स्टिट्यूशन में आए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैं, ये डिफरेंट, दोनों पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। कब वो एग्जिस्टेंस में आए, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, और बस इतना ही आपको बताना है। कौन से का इंडिया पार्ट है, कौन से का नहीं है, ये भी आप बताना चाहो तो बता सकते हो। तो वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से रिलेटेड है।
ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जब आप आर्टिकल 14 के बारे में रीड करते हो हमारे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर में, तो जो आर्टिकल 14 है उसके अंदर आपको कुछ एक्सेप्शन दिखाई देते हैं। अभी आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सभी लोगों को हम इक्वल ट्रीट करेंगे और इक्वलिटी यहाँ पे शो की जाएगी। बट आप देखिए कि आर्टिकल 14 का जब आप एक्सेप्शन जब रीड करोगे तो यहाँ पे यूएन जो डिप्लोमेटिक जो पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया है कि उनके लिए जो लॉ हैं इक्वली एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो वियना कन्वेंशन है इसके बारे में आप आर्टिकल 14 को जब रीड करते होगे तो आर्टिकल 14 के समय भी आप इसको रीड करते हो तो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के लिए है। डिप्लोमेटिक पर्सन्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर में। अभी जो इस्टोनिया है वो बेसिकली नाटो का मेंबर है। नाटो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नाटो कब यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। इस्टोनिया का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 कंट्री हैं, इस्टोनिया है, लातविया है, ये 3 कंट्रीज़ का लोकेशन काफ़ी एक दूसरे के साथ में ये नाइबर कंट्री हैं, वहाँ पे रसिया के साथ में ये बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको डिप्लोमेटिक जो पर्सन्स हैं उनसे रिलेटेड एक मूवी है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। एक मूवी है, मूवी का नाम है आर्गो मूवी। आर्गो मूवी है, जब ईरानियन रिवॉल्यूशन का जो समय था 1979 के समय में, जो ईरानियन रिवॉल्यूशन का जो समय था उस समय में यूएसए की एम्बेसी होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एम्बेसी होती है, उसके ऊपर अटैक किया जाता है। तो वहाँ पे जो अटैक किया गया, आप अगर आपको लिटिल बिट इंटरेस्ट हो इन सब चीज़ों के अंदर तो आप देख लेना जब भी आपको समय मिले। तो एक मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, CIA के द्वारा जो वहाँ पे का ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और कैसे उन डिप्लोमेट्स को वहाँ से ईरान से उन लोगों को US से ले जाया गया, तो उससे रिलेटेड ये मूवी है, समय मिले तो देखना आप। वियना कन्वेंशन के बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नाटो के बारे में। तो नाटो की अगर हम बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वाशिंगटन के अंदर एक ट्रीटी होती है जिसे वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से जानते हैं 1949 के समय में। तो ये इंटर गवर्नमेंटल जो मिलिट्री अलायंस है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। हेडक्वार्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेल्जियम के अंदर लोकेटेड है हेडक्वार्टर इसका। इसके अलावा ये कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर वर्क करता है। नाटो का एक जो ट्रीटी है, नाटो की जो ट्रीटी है उसी का एक सेक्शन है जो आर्टिकल 5 है या 4 है, ऐसे आर्टिकल है। उस आर्टिकल 5 के अंदर बताया गया है कलेक्टिव डिफेंस के बारे में कि नाटो का अगर कोई एक कंट्री है उसके ऊपर अटैक होता है तो वहाँ पे बेसिकली कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म है वो फॉलो किया जाता है कि अगर किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो अटैक ऑन ऑल इसको माना जाता है और सभी लोग वहाँ पे उसको डिफेंड करने के लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो कंट्री है इस्टोनिया, जिससे रिलेटेड न्यूज़ के अंदर में था, रसिया और इसके जो डिप्लोमेटिक जो पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे एक्सपेल किया गया है। तो इस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, ये तीनों कंट्री यहाँ पे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पोलैंड भी यहीं सिचुएटेड है, यूक्रेन भी पास में ही है और रसिया का जो एरिया है वो भी पास में ही है। तो नाइबर कंट्री हैं रसिया के, और यहाँ की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो न्यूज़ के अंदर है, तो आपको इनके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि 2022 के समय में आप देखिए कि 2021 का जो 15 जो अगस्त का जो दिन है, उस दिन जिस तरीके से जो तालिबान है उसने टेक ओवर किया, तो 2022 के जो प्रीलिम्स है उसके अंदर अफगानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन था। हो सकता है कि इस साल यूक्रेन से ना पूछ के इस्टोनिया का जो लोकेशन है वो पूछ लिया जाए, कौन कौन से कंट्री उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, या पोलैंड से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप इनको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, अपने एटलास के अंदर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो नाटो एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है, 1949 की वाशिंगटन ट्रीटी के थ्रू आया, बेल्जियम के अंदर हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज का ये हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था नाटो के बारे में। वियना कन्वेंशन जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से रिलेटेड है 1969 का, उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमने मोनेस्ट्रीज के बारे में बात की है। डार्क स्काई रिजर्व जो हेनले के अंदर सिचुएटेड है इंडिया का, कोल्ड डेजर्ट का एरिया जो लद्दाख का GI टैग जो है रक्त से कार्पो एप्रिकोट, उसके बारे में बात की हमने। और परमवीर चक्रा के जो लोग हैं जिनके नाम पे जो 21 आइलैंड्स हैं उनका नाम रखा गया है, उसके बारे में डिस्कस किया। इन गैलेंट्री अवार्ड्स को साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, और 1950 के समय इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये करंट अफेयर का डिस्कशन था, ऐसे ही हम करते रहेंगे आपसे कंटिन्यू अपडेट आपको, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।